दोस्तों, बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच चुका होगा। 69 बीपीएससी की घोषणा हो चुकी होगी और देश के होनहार युवक तैयारी में जुट चुके होंगे। तो अब सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी जिन्होंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस में रैंक 1 हासिल कराई है और बेहतरीन शिक्षण तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। 69 बीपीएससी की क्लासेस मात्र 5,999 में, सारे बेहतरीन टीचर, एक कम्प्रिहेंसिव क्लास, और ये सभी कुछ आपको आपके घर तक मिलेगी। तो अब दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और 69 बीपीएससी में सफलता का परचम लहरा सकते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। जुड़िए बीपीएससी के साथ और ऑनलाइन कक्षाओं को एंजॉय करिए। आज के ट्यूटोरियल में इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड द एससीओ पैराडॉक्स। ठीक है, वो देखते हैं क्या है इंडिया एंड द एससीओ पैराडॉक्स। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है। उसमें लिखा है सी राजा मोहन। सी राजा मोहन एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल के कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ये हर एक विषय पे। ठीक है, तो अभी क्या नाम जो एससीओ है, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझाता हूं क्या है, क्यों बना था, थोड़ा समझाता हूं। तो पहले थोड़ा सा न्यूज समझ लीजिए कि एससीओ जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसकी विदेश मंत्रियों की अभी मीटिंग होने वाली है इसी साल यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, और इस साल जो एससीओ है उसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया कर रहा है, इसका मतलब वहां से जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार के मुखिया जो हैं, वो यहाँ पे आएंगे, बारी बारी करके मीटिंग होगी। मीटिंग में आगे जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत होगी। ठीक है, तो अब पहले समझना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ क्या है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इंडिया उसका सदस्य है या नहीं है। ठीक है, सदस्य है तो इंडिया कब बना था सदस्य। ठीक है, और एससीओ का उद्देश्य क्या है, किस लिए बना था ये। ठीक है, और एससीओ का उद्देश्य होने के बाद फिर एससीओ के स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मीटिंग होती है, कब मीटिंग होती है। ठीक है, और ये भारत के लिए ये उपयोगी क्यों है, और अभी हाल ही में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ मालूम है एससीओ के बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एससीओ क्या होता है। आशीष यादव यूट्यूब पर कमेंट देखता हूं, ऐसा क्यों नहीं देखता हूं, बिल्कुल देखता हूं। आप कह रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन बहुत लोगों का हो सकता है क्या, या ऐसा माइग्रेशन बहुत लोग कर रहे हैं। तो देखिए हर एक परिस्थिति अपनी आप में ही यूनिक होती है। तो ठीक है, आप जहां पे हो वहां ट्राई कीजिए कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। ठीक है, आपको केस स्टडी लिखना है तो लिखने के लिए ये सब लिखा जाता है। अब प्रैक्टिकलिटी में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे नुआंसेस हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, उसमें से बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास अगर जो ऑप्शन है तो यही सब ऑप्शन होंगे, उसी में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ बना क्या था, एससीओ है क्या, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बना था सन 2001 में। सन 2001 में बना था। इसको किसने बनाया था, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, चाइना रसिया, सबसे पहले इतने कंट्री से एससीओ 2001 में बना था। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अब ये जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आप लोग सेंट्रल एशिया यानी कि जो मध्य एशिया है, जो सेंट्रल एशिया है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मतलब कि केंद्र, जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं, वो क्या नाम, उसमें कई सारे कंट्रीज है ना जो पहले सोवियत संघ का पार्ट थे, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो क्या थे, पहले सोवियत संघ का पार्ट थे। सोवियत संघ 1990 में टूट गया था, तो उसके 17 टुकड़े हो गए थे। 17 टुकड़े का मतलब कि जो सोवियत संघ था पहले, वो रसिया और अलग बाकी 17 देश हो गए थे। ठीक है, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, ये सब जो क्या थे, यूक्रेन,
जो यूक्रेन अभी लड़ाई चल रही है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी देश थे ये सब पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का पार्ट थे। ये सब शायद आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 1990 के बाद से क्या हो गया, सोवियत संघ टूट गया तो उसके कई सारे हिस्से हो गए, कई सारे देश आपस में बढ़ गए। तो उसी में से ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब क्या है, अलग अलग देश हो गए। ठीक है। तो सन 2001 में रसिया और चाइना ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, क्या नाम, एससीओ को, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये एससीओ स्टार्ट क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो अगर आपको मालूम है थोड़ा सा कि रसिया जो है, जो रूस है और जो चाइना है, वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो करते हैं। जो चाइना है वहां पे कम्युनिस्ट शासन है। कम्युनिस्ट शासन का मतलब क्या है कि वहां पे कोई वन पार्टी रूल है, एक पार्टी शासन करती है, कि कुछ उसी तरीके का मॉडल रसिया में है, लेकिन रसिया में थोड़ा सा ये दिखाने के लिए है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे चुनाव होता है, दिखाने के लिए है। तो रसिया और जो चाइना है वो पहले क्या नाम कम्युनिस्ट देश थे। अभी रसिया तो कम्युनिस्ट देश था और चाइना अभी भी है। तो ये जो क्या नाम वेस्ट है, यानी कि जो पूरा पश्चिमी देश है, उसमें यूएसए, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, स्पेन, ये सब जितने भी कंट्रीज हैं, इन सब के जो डोमिनेंस है, यानी कि जो विश्व पटल पर जो डोमिनेंस है इनका, कि हर जगह पे यही लोग छाए रहते हैं, उनसे बड़ा त्रस्त थे। ठीक है, उनसे बड़ा त्रस्त है कि जो हर जगह क्या नाम इन्हीं का राज नहीं होना चाहिए, क्या नाम अमेरिका का राज नहीं होना चाहिए, यूके का राज नहीं होना चाहिए हर जगह। जैसे आप लोग देखते होंगे जितने भर की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी है, उसमें कहीं ना कहीं यूएसए, अमेरिका उसका पार्ट है, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए आप यूनाइटेड नेशन देख लीजिए, आईएमएफ देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, डब्ल्यूटीओ देख लीजिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये जितने भी पश्चिमी देश हैं वो सब इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और ना केवल अग्रणी भूमिका निभाते हैं, केवल इन्हीं लोगों की चलती ज्यादा है। ठीक है, तो इन्हीं सबसे परेशान होके रसिया और चाइना जो है, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ग्रुपिंग बनाएंगे, एक ऐसा देश संस्था बनाएंगे जिसमें हमारे एशिया और यूरोप, यानी कि यूरेशिया, जिसको बोलते हैं यूरेशिया के देशों का ज्यादा सहमति होगी। यूरेशिया किससे बना है? यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जो रसिया है वो उसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा कहाँ है? एशिया में। ठीक है, वैसे क्या नाम कुछ कंट्री जैसे जो क्या नाम यूरोप में है और एशिया में। तो इन्होंने कहा कि चाइना और रसिया ने कहा कि हम ऐसा ग्रुपिंग बनाएंगे जिसमें यूरोप के कुछ कंट्री और एशिया के जो कंट्री हैं उन्हीं का डोमिनेंस होगा, वही लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें चाइना, रसिया और ये मध्य एशिया के जो बहुत सारे देश हैं उसमें शामिल हुए। ठीक है, इनका मेन काम ये था, ये शुद्ध रूप से क्या नाम एक राजनीतिक ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक ग्रुपिंग है, और मिलिट्री ग्रुपिंग है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, राजनीतिक जो नेता हैं इन देशों के, वो आपस में मिलते हैं, प्लस इकोनॉमिक यानी कि इसके आर्थिक जो इनके वित्त मंत्री हैं वो आपस में मिलते हैं, प्लस इनके यानी कि मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो भी आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये इसका बेसिक एम जैसे मैंने बताया, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि इनका बेसिक एम पश्चिमी देशों को क्या नाम थोड़ा सा उनको काउंटर करना, ऐसा लिखा नहीं होता है, ये कहीं लिखा ऑफिशियल इनका होता नहीं है। लेकिन जो कमेंटेटर हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि एससीओ का बनने के पीछे यही कारण था। ठीक है, क्यों ऐसा कारण था? क्योंकि जितने भी इसमें देश हैं अभी तक, अभी 2023 चल रहा है, इसमें कम से कम 8 या 9 के आसपास जो देश हैं, इसमें ग्रुपिंग देश हैं, उसमें जो भी देश हैं वो क्या नाम ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। प्रभावित मतलब उनसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से डिस्टर्ब है। जैसे कि आप देखिए, इसमें 2001 में बना था ये, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है। ठीक है, जो चाइना की कैपिटल है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रसियन और चाइनीज। चाइना की चाइनीज और रसिया की रसियन, ये है। ठीक, इसमें देखिए कौन कौन से इसके देश हैं, कौन कौन से इसके कंट्री हैं जो इसमें इसके सदस्य हैं। बताइए कौन कौन से सदस्य हैं इसके?
पहला तो रसिया है, ठीक है, रसिया, चाइना, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो स्थान करके है ना, उसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के ये चारों कंट्री, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 4 वो हो गए, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान 6 हो गए, चाइना और रसिया कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 8 कंट्री वो। और अभी क्या नाम, बात ऐसी चली थी, सऊदी अरेबिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ईरान को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी शामिल हुए नहीं है, ठीक है। तो टोटल मिला के इसमें शायद 8 कंट्री है ना, 8 कंट्री, 8 कंट्री है ना, 8। चाइना, रसिया, इस तरीके से याद करिए, सभी लोग याद कर लीजिएगा, याद भी हो जाएगा, चाइना, रसिया, ठीक है। और जो ये स्थान करके जो कंट्री है, 5 कंट्री है टोटल मिला के, उसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी 4 कंट्री हैं वो इसके सदस्य हैं, जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, 4 ये हो गए। इंडिया, पाकिस्तान 6, चाइना और रसिया 8, ये 8 तो कंट्रीज के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सदस्य हैं। अब भारत जो है इसका सदस्य 2017 में बना था, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके मेंबर कंट्री बने थे, इंडिया और पाकिस्तान इसके दोनों सदस्य बने थे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनको अभी शामिल करने की बात की जा रही थी कि इसमें अभी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया, तो जैसे कि ये सब शामिल हो सकते हैं। अब इसमें कुछ होते हैं कि ऑब्जर्वर स्टेट, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि वो लोग मीटिंग में शामिल तो होते हैं, लेकिन मतलब कि जैसे कि ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि दूर से देखने के लिए आइए उसमें कि इस मीटिंग में क्या हो रहा है, और आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि हमारी कंट्री के लिए क्या इसमें बेहतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं आप 8 लोगों को बुलाऊं और 8 लोगों को मीटिंग करूं, और काफी लोग बाहर बैठे रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं कि यार 8 लोग आपस में क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। तो उसी तरीके से एक होता है ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब कि बाहर से जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें हो रहा है, मेरे कंट्री के लिए क्या बेहतर है। उसमें से कुछ ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ठीक है, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ठीक है, ये इसके क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है। और इसको याद रखिएगा सभी लोग, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ठीक है, ईरान, मंगोलिया। हाँ, इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे याद किया था मैंने कैसे याद किया था वो देखिए, मंगोलिया का एम ले लीजिए, ईरान का आई ले लीजिए, और बेलारूस का बी ले लीजिए, और अफगानिस्तान का ए ले लीजिए, मीबा याद कर रखेंगे तो इससे याद हो जाएगा कि इसका ऑब्जर्वर स्टेट का क्या होता है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ठीक है। और बाकी ये सब डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि ये सब इनके साथ बातचीत होती है, लेकिन कोई इस तरीके का राजनीतिक और पॉलिटिकल संबंध नहीं है, ठीक है। मुख्य काम क्या है बताता हूं सौरभ जी, 1 मिनट सुनिए, पहले समझ लीजिए छोटे छोटे कि इसमें देश कौन है, क्यों बना था, मुख्य काम क्या, वो भी बताता हूं। तो डायलॉग पार्टनर्स में अजरबैजान है, इसको याद नहीं करना है, बस ये समझ लीजिए, अजरबैजान है, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सब है, तो ये सब है, ये सब इसके, ये इनके मेंबर स्टेट्स हैं, ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीबा और ये उसके ये स्टेट्स, ठीक है, और ये डायलॉग पार्टनर्स। अब देखते हैं कि एससीओ का काम क्या है, किस लिए ये बना था, ठीक है। एससीओ का काम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, देखिए, सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोस को मजबूत करना। मतलब एक तो वही ये सब कुछ काम होते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे के साथ विश्वास कायम करना, ठीक है, विश्वास कायम करना और एक दूसरे के साथ रिलेशन को मजबूत करना, ये काम हो गया। राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, संस्कृत में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब कि आर्थिक स्थिति मजबूत करना, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना, ठीक है, अनुसंधान यानी कि इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कल्चरल, क्योंकि जितने भी कंट्री हैं आप लोग देखते होंगे सब सांस्कृतिक रूप से बहुत ही मजबूत है। चाइना अपने आप में सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत है, इंडिया अपने आप में है, इंडिया पाकिस्तान की एक ही कल्चरल हिस्ट्री रही है, ठीक है। और जो ये कजाकिस्तान, 4 कंट्री हैं, ये इनकी अपनी अलग अलग कल्चर है। यहाँ पे क्या नाम पश्तो लैंग्वेज कहीं बोली जाती है, कहीं रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं क्या नाम कुछ और बोली जाती है।
रसिया की अपनी अलग हिस्ट्री है ही है, अपना कल्चर है ही है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, राजनीतिक रूप से व्यापार को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, आर्थिक रूप से मजबूत देना है, ठीक है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि में संबंधों को बढ़ाना इनका ये काम है, ठीक है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना और सुरक्षित करना ये भी इनका काम है, ठीक है। कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव अपना लिखा है कि हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है इसमें शांति बनी रखे, सुरक्षा के लिए बना रहे, ठीक है। कोई इसमें बाहर से कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए, इतना हम आपस में वो रहे, ठीक है। लोकतांत्रिक, अब ये तो थोड़ा बहुत बड़ी हवाई बातें कुछ लिखी गई हैं, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है, यानी कि निष्पक्षता को बढ़ावा देना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। लेकिन चाइना और रसिया खुद ही लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। रसिया कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं सेमी डेमोक्रेसी है, वो कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे भी क्या नाम बहुत सालों से एक ही क्या नाम वहां व्लादिमीर पुतिन जो है 20 सालों से लगातार बने हुए हैं, किसी न किसी तरीके से अपने आप को पावर में ले आते हैं। चाइना डेमोक्रेसी है ही नहीं है, वो कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना ये इनका उद्देश्य है। अब देखते हैं कि अब इनका प्रिंसिपल क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल। इनके पीछे कोई न कोई प्रिंसिपल होता है ना, किसी के पीछे। वो प्रिंसिपल क्या होता है कि एससीओ का मार्गदर्शन सिद्धांत संघाई स्पिरिट उसको बोला जाता है। संघाई स्पिरिट, संघाई स्पिरिट का मतलब आप बोल सकते हैं कि पारस्परिक विश्वास, लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता, ये सब उनके क्या नाम गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता क्या होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी एक ब्लॉक के साथ हमको नहीं जाना है। हमको अगर कोई भी देश अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति रखना चाहता है तो बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। ये होती है गुट निरपेक्षता, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है, कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते होंगे संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र में कई सारी बॉडीज है ना, जैसे संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यानी सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की और दुनिया भर की बॉडीज हैं। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक गवर्निंग बॉडी होती है कि उसमें कौन ऊपर होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, ठीक है। उसी हिसाब से सबसे ऊपर इसमें है हेड्स ऑफ स्टेट्स काउंसिल, यानी कि राज्य परिषद के प्रमुख। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि हर एक साल एससीओ की मीटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं देशों में से किसी एक देश में होती है। उसमें जो सरकार के मुखिया होते हैं, उन सरकारों के जो मुखिया होते हैं, उन देशों के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, उन देशों के जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर बोला जाए हमारे जो भारत देश के मुखिया कौन है, वो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चाइना का कौन मुखिया है, वो वहां के राष्ट्रपति हैं। उसी तरीके से रसिया के वहां के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, सरकार के मुखिया। सरकार के मुखिया मिलते हैं। सरकार के मुखिया कैसे मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में सरकार के मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अब इसमें मोदी जी हैं, ठीक है। चाइना के वो सी जिनपिंग, आई चू चिंग, ये वाले, ठीक है। रसिया व्लादिमीर पुतिन कौन है, रसिया के हैं। पाकिस्तान के इस समय कौन है, ये शहबाज शरीफ जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी देशों के मुखिया वो मिलते हैं। विदेशी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद क्या होती है, पहले नंबर पे ये मीटिंग, फिर दूसरे नंबर पे ये आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है। अभी आने वाले इसी सप्ताह में विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली, इसी के लिए उस पर आर्टिकल आया हुआ है कि एससीओ की विदेश मंत्री की मीटिंग होने वाली है, उसमें अपना इंडिया, भारत क्या है, स्टैंड क्या रखेगा। तो विदेश मंत्री क्या होते हैं, हर एक देशों के विदेश मंत्री आते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है, ये होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक बनाया इन्होंने, मतलब जिसको बोलते हैं रैट्स, RATS, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि रैट्स किससे संबंधित है। RATS, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना किससे संबंधित है। उसने 4 ऑप्शन दिए थे, WTO, IMF, SCO, ब्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि जो रैट्स है वो किससे संबंधित है, SCO से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से आप बता सकते हैं कि क्या होता है। अब ये है क्या कि एक संरचना बनाई गई है रैट्स, जो क्या करेगी, इन सब देशों में अगर कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, ठीक है।
उसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेगा कि सभी देश एक फंड बनाएंगे, एक फंड बनाया जाएगा, उसमें सभी देश कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट करने के बाद जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग होगी, जो क्या नाम इंटेलिजेंस इनपुट होगा उसको शेयर करेंगे, नई टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, नए वेपन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जिससे कि आतंकवाद को रोका जा सके। ठीक है। और एक एससीओ का सचिवालय है। सचिवालय का क्या काम करता है? तो सचिवालय का क्या काम करता है? सचिवालय वो होता है जो क्या नाम ऊपर से जो डिसीजन आता है उसी को इंप्लीमेंट करता है, तो सचिवालय है। ठीक है। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मैंने बता दिया आपको कि एससीओ बना क्यों था, कब बना था, कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इनकी संरचना क्या है। ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत के लिए कैसे भारत के लिए उपयोगी कैसे है, कैसे है, भारत के लिए चैलेंज कैसे है। दो चीजें समझ लेते हैं, यही चीज समझना है इसमें। ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा भारत को, ठीक है, यानी कि लाभ क्या होगा, और चैलेंज क्या है। ठीक है। चैलेंज यानी कि चुनौतियां क्या हैं इसके साथ। पहला बेनिफिट यह है कि हम क्या नाम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। ठीक है। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, कोई भी देश हमको शामिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिया की बढ़ती हुई, जिसको बोलते हैं ग्रोइंग क्लाउड, यानी कि बढ़ती हुई जो ये ताकत है उसको दिखाता है कि हम इंडिया को सभी देश अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडिया की जो पावर है कहीं ना कहीं विश्व पटल पर बढ़ रही है। ठीक है। विश्व पटल पर बढ़ रही है, और जिससे कि ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो रही। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमको? इससे बेनिफिट मिलेगा कि हम इन देशों में क्या कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। जो ये मिडिल ईस्ट, जो सेंट्रल एशिया है, वहां से हमारे पुराने संबंध रहे, वहां से कई सारे ये लोगों क्या नाम लोग वहां से ऊपर क्या नाम सेंट्रल एशिया से आए इंडिया में। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्यन लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से ही आए हुए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ से आए हुए थे। ठीक है। तो हमारा कल्चरल लिंक भी है। तो अगर एससीओ के माध्यम से हम क्या करेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ से हम क्या करें, व्यापार बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है। और हमारे जो कल्चरल लिंक है, सांस्कृतिक लिंक है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको मालूम होगा तो जो हम यूरेनियम है, यूरेनियम जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं यूरेनियम, उसको हम यहाँ से क्या नाम कजाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा उनके साथ संबंध अच्छा रहेगा तो ये हमारा यूरेनियम का इंपोर्ट हमेशा स्मूथ मात्रा में चलता रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, तजाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को अपने कुछ मिसाइल जो हैं, कुछ मिसाइल उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। कुछ उनको मिसाइल ट्रांसफर करते हैं, कुछ ना कुछ हम टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर करते हैं, कुछ हथियार उनको बेचते हैं। जैसे तजाकिस्तान को मैंने अभी हमने कुछ दिन पहले एक तेजस हेलीकॉप्टर बेचा था। ठीक है। कुछ हथियार बेचते हैं। उसी तरीके यानी कि हम इनके साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। ठीक है। और चाइना के साथ हम अगर हमारा कोई भी, जैसे हमारा चाइना के साथ अभी संबंध अच्छे नहीं है, तो अगर कोई संबंध अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे हम अपनी बात खुल के कह पाएंगे। एक ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि करता है तो हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाके उनको डायरेक्टली पॉइंट पे बोल सकते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा गलत किया है। ठीक है। हाँ, तापी पाइपलाइन, वेरी गुड आशीष। एक तापी पाइपलाइन है। ठीक है। तापी पाइपलाइन, ये इसके बारे में, ये खैर इससे जुड़ा हुआ तापी नहीं है, बट फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो उसको कभी डिस्कस कर दूंगा। सर करंट अफेयर का एडिटोरियल क्लास आप, भवानी पता नहीं क्या पूछ रही हैं। ठीक है। तो ये सब इसमें फायदे हैं। रसिया के साथ हमारे संबंध अच्छे है ही हैं। ठीक है। तो ये सब फायदे हो गया कि आतंकवाद से हम लड़ सकते हैं, व्यापार अपना बढ़ा सकते हैं, सांस्कृतिक अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और अपना जो ग्रोइंग क्लाउड है उसको बढ़ा सकते हैं, अपना क्या नाम कुछ भी चीज वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर का क्लास मेरा इसी टाइम होता है, 10:30 बजे होता है, और अभी जैसे हो ही रहा है। और मेरा करंट अफेयर का जो बैच है वो 2:30 बजे दोपहर में होता है, लेकिन आज मेरा जो बैच, काफी लोग जो मुझे देख रहे हैं, आज 2 बजे है। ठीक है। 2 बजे मेरी क्लास है। तो ये इसके फायदे हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो देख लेते हैं। सब मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या है नुकसान, क्या है। चैलेंजेस क्या हैं, जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जो जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है। जैसे चाइना हो गया, चाइना के साथ अभी हमारे सीमा विवाद चल रहा है, तो हमारे उनके साथ हमारा बातचीत नहीं हो रही है, तो हमारे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे कोई भी संबंध काफी टाइम से हमारे हाल्ट हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और जो एससीओ का जो ये संरचना है कि हमको आतंकवाद को कम करना है, लेकिन उनका ही एक सदस्य जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
तो ये कहने के लिए आतंकवाद बना हुआ है, सब ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई विश्व पटल पर कहीं को दिखता नहीं है। दूसरा, इसमें लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बात कही गई है, ठीक है, लेकिन वो लोकतंत्र कहीं दिखता नहीं है। चाइना में खुद ही लोकतंत्र नहीं है। वहां पे बात की गई है कि हम आपस में कोई भी बातचीत होगी तो खुद बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है, लेकिन चाइना जो है हमसे सीमा विवाद पे बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यानी कि आपस में जो मेंबर हैं उसमें ही आपस में बनती नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई ग्रुप बनाए, कोई टीम बनाए, टीम तभी काम करती है जब एक साथ सभी लोग मिलकर काम करें, ठीक है। लेकिन अगर टीम के मेंबर में ही आपस में ही नहीं बनती है, उसमें ठनाठनी है, तो ये टीम कितना आगे जा पाएगी, कितना नहीं जा पाएगी, उस पर ही सवालिया निशान उठा देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से ये कहा जाता है कि इंडिया के ऊपर एक तरीके से बोझ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर वहीं ये भी कहते हैं कि इंडिया को बोझ नहीं समझना चाहिए, इंडिया को एक प्लेटफॉर्म समझना चाहिए कि वहां पे जाके पाकिस्तान और चाइना को उसके सामने बैठ के बोल सकता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल। अब इसी के ऊपर एक आर्टिकल ये था कि अभी विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है, विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें भारत का एजेंडा क्या रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है और उसमें पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आने वाले हैं, चाइना के आने वाले हैं। तो हम उनसे क्या बातचीत करने वाले हैं? हम उनसे क्या एससीओ से रिलेटेड ही बातचीत करने वाले हैं, या फिर जो उनका बायलैटरल हमारा रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का इशू उठाएंगे, या चाइना के साथ चाइना का इशू उठाएंगे, या जो एससीओ के जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारी विदेश नीति के ऊपर एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम रणनीति अपनाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये काफी कुछ। अगर इसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने डिटेल में इसका वो नोट्स दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन करते हैं, फिर मेंस का क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, ठीक है। पहला इसका आंसर बताइए सभी लोग। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय राज्य परिषद के प्रमुख एससीओ के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। अफगानिस्तान इसके सदस्य राज्यों में से एक है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा। अफगानिस्तान इसके सदस्य नहीं है ना एससीओ, मैंने भी बताया इसका सदस्य नहीं है। वो क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है, मतलब दूर से एक उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अगर इसे 3 काट दीजिए आप, तो 3 हर जगह से काट दीजिए, इसका आंसर आ गया केवल 1 और 2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। इसके ऊपर एससीओ के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि 2022 में पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था एससीओ के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में आती रहती है, जानना जरूरी हो जाता है कि भारत इसका पार्ट है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, भारत इसका हिस्सा कैसे ले सकता है, कैसे इसका फायदा ले सकता है, ठीक है। अब इसका एक मेंस का क्वेश्चन करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। 250 शब्दों में लिखना है। अब कैसे, क्या मतलब है क्वेश्चन का? एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों की आलोचनात्मक जांच करें, भारत के लिए इसका महत्व क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, एससीओ का लक्ष्य और उद्देश्यों का आलोचनात्मक जांच करें, यानी कि जो इनका ऑब्जेक्टिव कहा गया है, ऑब्जेक्टिव था कि क्या नाम, हम आपस में सहयोग करेंगे, लोकतंत्र लेके आएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, राजनीतिक आदान प्रदान करेंगे, और ये सिक्योरिटी सुरक्षा को देखेंगे, आतंकवाद को कम करेंगे। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है उसकी आलोचनात्मक आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, मतलब उसका निगेटिव नकारात्मक पहलू बताने हैं और उसके सकारात्मक पहलू भी बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है, कि भारत के लिए एससीओ का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। 4-5 पॉइंट इसमें बताने हैं। तो देखिए कैसे लिखना है इसको लिखना कैसे है कि पहले स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना का हेडिंग नहीं लिखा जाता है, मैं कई बार बता चुका हूं, बस ये मैं आपको, आप लोगों के लिए समझने के लिए बता रहा हूं कि कैसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे एससीओ लिखिए कि एससीओ जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन है जो 2001 में बना था। इसके ये फला सदस्य हैं,
ठीक है, फला फला सदस्य हैं। ये 3 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जरा सा थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना दीजिए। वर्ल्ड मैप मतलब एशिया का बना दीजिए, यहाँ पे इंडिया का बना दीजिए, यहाँ पाकिस्तान बना दीजिए, दिखा दीजिए कि कौन कौन से इसके मेंबर स्टेट है। चाइना दिखा दीजिए, यहाँ पे रसिया दिखा दीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब दिखा दीजिए ऐसे। या फिर ऐसे कर सकते हो आप लोग कि ऐसे कर सकते हो कि एससीओ है, एससीओ 8 ऐसे ये ब्लॉक बना दीजिए 8 कि यहाँ लिख दीजिए एससीओ, इसके मेंबर ये मेंबर होंगे। ठीक है, यहाँ बना दीजिए। ठीक, ये इस तरीके से कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये आपको अगर डायग्राम बना दोगे तो बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां लिखिए कि ऑब्जेक्टिव के जो इसके उद्देश्य थे उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कैसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखिए, इसके पॉजिटिव ऑफ यानी कि सकारात्मक पहलू, आप उनके उद्देश्यों का सकारात्मक पहलू क्या है, और यहाँ पे लिखिए नकारात्मक पहलू। एक लाइन ड्रा करके भी कर सकते हैं और दुनिया 20 तरीके से कर सकते हैं। वहां पे पहला पॉइंट क्या है, हम आतंकवाद को रोकेंगे, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट रखेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, सुरक्षा को बढ़ाएंगे, ये सब लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपस में सुरक्षा बढ़ाने का हमारा लक्ष्य, इनका लक्ष्य तो है लेकिन इनके आपस देशों में ही नहीं बनती है। जैसे भारत पाकिस्तान में नहीं बनती है, ठीक है, भारत चाइना में नहीं बनती है, और रसिया और पाकिस्तान में नहीं बनती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें लिख दीजिए। और दूसरा, इसमें आतंकवाद इसमें बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन आतंकवाद का जो एक प्रमुख कारक है वो पाकिस्तान है, वो इस देश में शामिल है। ठीक है, और इसमें लोकतंत्र को बढ़ाने का कार्यक्रम है, लेकिन चाइना जो है वो लोकतंत्र को मानता ही नहीं है। इसमें आपसी जो भी विदेश मामले हैं वो आपसी तरीके से निपटाए जाने चाहिए, लेकिन चाइना जो है वो क्या नाम भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है। चाइना जो है वो अपने जिनके पड़ोसी देश हैं उन्हीं को थोड़ा सा एक दबाव में रखता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, या फिर और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रा करके इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए निगेटिव, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए सिग्निफिकेंस, इसका क्या है, महत्व क्या है इंडिया के लिए महत्व क्या है कि हम सेंट्रल एशिया से व्यापार कर पाएंगे। हम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ से हम हमारा यूरेनियम का हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे इनके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो सेंट्रल एशिया को हम अपने हथियार उनको भेजते हैं, उनके साथ हमारा हथियारों का हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। हमारे कल्चरल लिंक है इनके साथ, यानी कि सांस्कृतिक संबंध है इनके साथ, वो हमारा बेटर होगा। ठीक है, अगर हमारा कोई भी चाइना और इन सब कंट्री के साथ हमारा कोई भी अगर विवाद है तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे हम अपनी बात इन सब कंट्री के सामने बैठ के कह पाएंगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान के सामने, चाइना को चाइना के सामने। ठीक है, और कोई विवाद है हमारा तो हम उनको प्लेटफॉर्म पे उनको सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। महत्व क्या है कि हम भारत इसका हिस्सा बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व इसमें दिखाता है। ठीक है, ये लिख दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप लोग, निष्कर्ष में लिखेंगे कि जो एससीओ है, एससीओ भारत को एससीओ को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखना चाहिए जहां पे वो अपने आपसी मुद्दे को सुलझा सकता है। और भारत ना केवल आपसी मुद्दे को सुलझा सकता है, लेकिन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी तय कर सकता है कि ये मुद्दे होने चाहिए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, वहां पे इन लोगों को बोल सकता है कि हम सौर ऊर्जा का एक संगठन बना, वहां पे आप लोग शामिल होइए। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर वहां से बोल सकता है यहाँ पे शामिल हो जाइए। ठीक है, और भी जलवायु परिवर्तन के ऊपर भारत एक अपना मुद्दा स्थापित कर सकता है कि जलवायु परिवर्तन पे आप लोग आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करके आप लोग लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है एससीओ। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की, आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि एससीओ क्या है, एससीओ के मेंबर स्टेट क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है, भारत को लाभ होगा कैसे, नुकसान कैसे होगा। मेंस का क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, केस स्टडी भी डिस्कस कर दी। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग क्वेश्चन, जितने भी लोग हैं वो क्वेश्चन जरूर लिखेंगे इसको। ठीक है, ओटीपी पर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे क्वेश्चन अभी 1 घंटे में डल जाएगा। सभी लोग, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे,
उनसे आशा करता हूं कि सभी लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ईमानदारी से। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो ईमानदार अपने आप में ही रहेंगे। तैयारी अभी से ईमानदारी करने की प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी तैयारी में ईमानदारी रखिए तो ईमानदार बाद में रहेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बाद में मुझे मेल आईडी मुझे पूछ सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने करंट अफेयर का बैच लिया हुआ है उनकी क्लास 2 बजे से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज 2 बजे से टाइम चेंज हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया प्लीज करंट अफेयर बैच ज्वाइन कीजिए। अब से टाइम 2 बजे से 3 बजे तक रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।